नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ जजमेंट्स हैं वो आपके समक्ष लेकर आए हैं जो 340 सीआरपीसी से रिलेटेड है। अगर आप इस चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इस 340 सीआरपीसी की एक प्लेलिस्ट है, उस पर भी आप जाके उस जजमेंट्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ जजमेंट्स हैं 340 सीआरपीसी को, उसको हमने समझने की कोशिश किया है, डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या थे। तो देखिए, ये पहली एक जजमेंट थी जो कि सिविल रिट पिटीशन नंबर 2939 ऑफ 2017 in writ petition number 14039 of 2017। तो इस जजमेंट में बताया गया है कि कभी भी अगर कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है, अगर उसमें फॉल्स अवर्मेंट्स दिए गए हैं, तो अगर 340 सीआरपीसी की अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो पहले 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को पहले डिसाइड किया जाना चाहिए। ऐसा ही ये माननीय हाई कोर्ट ने इसमें इस डायरेक्शंस दी हैं, इस जजमेंट में बताया है। और जैसे ये जजमेंट कई केसेस में एप्लीकेबल हो सकती है। अगर कोई जो केसेस हैं जिसमें क्लेम किया जाता है तो उसमें कोई भी फॉल्स अवर्मेंट्स दिए गए हैं, तो ये 340 सीआरपीसी की जजमेंट है वो इसके लिए काफी सहायक हो सकती है। तो इस जजमेंट में बताया गया था कि जब भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी 340 सीआरपीसी की, अगर उसमें क्लेम किया गया है कि उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो व्यक्ति है, उन्होंने जो क्लेमेंट है, उन्होंने कुछ फॉल्स अवर्मेंट्स किए हैं, तो पहले उस 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। तो ये जजमेंट में भी यही बताया था। तो मैटर था एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का, और पेटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के यहाँ सुनने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो सिविल एप्लीकेशन नंबर थी 2017 जो रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी 340 सीआरपीसी के अंदर, तो पहले क्या उसे डिसाइड किया जाना चाहिए, इंक्वायर किया जाना चाहिए। जो रिट पिटीशन थी जो पेटिशनर ने फाइल की थी 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, तो बीच जो पेटिशनर थे वो यूनियन ऑफ इंडिया थे, रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने अपनी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी। तो अब उसके ऊपर माननीय कोर्ट में यहाँ पर एक एप्लीकेशन मींस पिटीशन फाइल की थी। तो कोर्ट ने इस इशू को डिस्कस किया था। जो काउंसिल का जो रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल थे, उन्होंने कहा था कि कुछ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए गए थे पिटिशनर द्वारा, जो कि उनकी नॉलेज में थे रिट पिटीशन में। तो रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर सिविल एप्लीकेशन फाइल की थी ताकि पिटिशनर के अगेंस्ट 340 सीआरपीसी के अंदर जो है वो कार्रवाई की जा सके। ये भी सबमिट किया कि रिट पिटीशन जो है वो एज पर लॉ डिसाइड की जा सकती है ओनली जब भी इंक्वायरी होगी 340 सीआरपीसी की, सीपीसी के, यहाँ पर सीपीसी लिखा हुआ है, सीआरपीसी के अंदर अगर कोई इंक्वायरी की जाएगी तो जो भी रिट पिटीशन है वो डिसाइड की जाएगी एज पर लॉ। तो इसलिए पहले 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाना चाहिए। और काउंसिल के पिटिशनर थे, उसको फॉल्स अवर्मेंट्स को पहले तो डिनाई किया। उन्होंने कहा कि कोई रिट पिटीशन में फॉल्स अवर्मेंट नहीं है, और सब पर कहा और ये सबमिशन दी है कि जो प्रोसीडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट में उसको पहले सुनना चाहिए, नहीं तो 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन अगर पहले सुनने लगे तो प्रोसीडिंग्स जो है स्टॉल्ड हो जाएंगी, रुक जाएगी। तो ये भी सबमिशन दी कि इस तरह की जो सच एप्लीकेशन फाइल करना जो रिस्पोंडेंट के द्वारा जो फाइल किया गया है, तो ये एक अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द सूट लैंड, तो मीन्स ये सूट लैंड की जो का केस था तो उनकी पोजेशन में था। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे फाइल करेंगे तो ये एक 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होगी, तो जब तक तो वो उनके पास पोजेशन पहले से ही रहेगा। तो इसलिए रिस्पोंडेंट को पता है कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो वो एक रिस्पोंडेंट को भी खुद को भी पता है कि ये एप्लीकेशन जो फाइल की गई है वो बेसलेस है और फॉल्स है, तो इसलिए भी टाइम जो है वो कंज्यूम करेगी कोर्ट का। और फिर ये इसको उन्होंने अपोज किया। अब यहाँ पर दोनों की पक्ष सुनने के बाद रिस्पोंडेंट ने अब कुछ जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया। तो जजमेंट्स एक पार्ट और पार्सल होता है जब भी कोई केस डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट के पास जजमेंट्स थी, वो दूसरे कोर्ट्स की जजमेंट्स थी, वो इन्होंने यहाँ पर
माननीय जो बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष रखी, उन्होंने बताया कि एक ऑर्डर आया था 15 दिसंबर 2017 का इस कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट द्वारा। एक क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर थी 728 ऑफ 2017, जो जिसमें कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था सबमिशन। और ये बताया था कि जो एप्लीकेशन प्रेफर की गई थी 340 CPC की, उसको पहले डिसाइड किया जाना चाहिए। और दूसरी भी जजमेंट्स थी, उस पर भी बताया, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, और रमेश्वर देवी वर्सेस निर्मला देवी, किशोर समृते वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो वहां पर यही जजमेंट में डिस्कस किया गया था कि अगर ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, अगर कोई भी केस फॉल्सहुड पर डिसाइड किया होता है तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो कोर्ट में आए, और ना ही उनका केस को मेरिट पर सुनना चाहिए, और उस केस को कभी भी किसी भी स्टेज पे लिटिगेशन में बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये सारे पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने यही कंक्लूजन निकाला, क्योंकि उन्होंने जजमेंट्स दिखा दी थी, तो कोर्ट ने कहा कि सिविल एप्लीकेशन जो फाइल की गई है 340 CPC, उसको पहले डिसाइड किया जाना चाहिए। और एक और जजमेंट है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 728 ऑफ 2017, और इसमें एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इस जजमेंट में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मीन्स डिसीजन दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अगर कोई व्यक्ति बार बार फॉल्स आर्गुमेंट्स अपनी पिटीशंस में, एप्लीकेशंस में मेंशन कर रहा है, ये एलिगेशंस या आर्गुमेंट्स मींस जो फॉल्स बार बार लिख रहे हैं, और उनकी नॉलेज में है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, लेकिन रिलीफ लेने के लिए वो आर्गुमेंट्स को बार बार मेंशन कर रहे हैं, तो ऐसे में भी 340 CRPC की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो ये बताया गया था, ये जजमेंट थी एक एप्लीकेशन पे, जो एप्लीकेंट है वो उन्होंने एक 340 CRPC की जो पिटीशन थी वो फाइल की थी, और ये बताया गया 340 CRPC रीड 195 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो और काउंसिल का एप्लीकेंट के काउंसिल को सुनने के बाद ये बताया कि जो एप्लीकेंट जो है वो एक इन्फॉर्मेंट है, उन्होंने पहले भी एक कंप्लेंट है वो फाइल की थी, और CR नंबर सो था 2017 का, जिसमें 323, 376 B, 377, 406, 498 और 504, 506 और सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड के सेक्शन के अंदर एक पहले कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी। तो वो साथ में सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी एक वो मीन्स एक कॉमन कंप्लेंट थी वो फाइल की थी। और यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो फादर हैं वुमेन के, और जो मैरिज जो थी वुमेन की वो परफॉर्म हुई थी मीन्स रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ। तो मीन्स रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो सन इन लॉ है, और जो एप्लीकेंट है वो फादर है, तो मीन्स फादर इन लॉ है रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। तो अब जो मैरिज थी उनकी जो डॉटर की रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ हुई थी, और अरेंज मैरिज थी। और यहाँ पर उन्होंने कथन ये बताया था कि उन्होंने काफी इनन्यूमरेबल वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें एक्सपेंसिव कार्स भी थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, और उनके क्लोज रिलेटिव्स को भी दी थी। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इस प्रेमाइस पे लॉन्च की कि मीन्स मैरिज के बाद ही जो सून आफ्टर द मैरिज के बाद ही FIR जो है लॉन्च की थी, और कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 और उनके फैमिली मेंबर्स ने 10 करोड़ की डिमांड की है एप्लीकेंट के से, और उसके अगर नहीं देने से उनको इमेंस टॉर्चर, उनकी जो डॉटर को इमेंस टॉर्चर, हरासमेंट, फिजिकल और मेंटल क्रूल्टी दिया था। और के साथ में ये भी बताया कि मींस कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो उनके सन इन लॉ के इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो ब्रदर की वाइफ के साथ, और साथ में बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मींस अदर जो सीरियस सेक्शंस हैं वो भी इम्पोज किए थे, और क्रूल्टी भी कॉज मींस रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने क्रूल्टी मींस जो हस्बैंड है उन्होंने क्रूल्टी की थी उनकी डॉटर के साथ, जिसकी वजह से उनको मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ना पड़ा था दिसंबर 2016 में। और फिर क्राइम था वो रजिस्टर्ड हुआ था, और फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस जो हस्बैंड है और अदर अक्यूज पर्संस को भी बनाया था, तो उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी सेशन कोर्ट मुंबई में। और उस एप्लीकेशन में क्या था बताया था कि पैराग्राफ नंबर 8 पे कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये कैटेगरिकली एलिज्ड किया था कि जो उनकी जो वाइफ है उनके भी उनका जो अफेयर है किसी व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति का नाम बताया था उनके साथ अफेयर है, और जो कि रेजिडेंट है सो जगह के, और
इन लॉस भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के ने जो मेरे हस्बैंड है उनके इन लॉस ने भी एडमिट किया था कि उनका रिलेशन चल रहा था, मैरिज से पहले उनका रिलेशनशिप चल रही थी, और लेकिन वो चूंकि जिस व्यक्ति के साथ चले थे वो दूसरी कम्युनिटी के थे, इसी वजह से उन्होंने अप्रूव नहीं किया था, इसलिए वजह से उन्होंने जो है वो मैरिज की थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 मीन्स उन्होंने जो मैरिज है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ कर दी थी। उनकी जो डॉटर है मीन्स इन लॉज के जो मैरिड वुमेन है मीन्स उनकी जो शादी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ हो गई थी। और अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये एप्लीकेशन जो थी, एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी ऐसे में, जो मीन्स एंटिसिपेटरी बेल हुई थी, तो एंटिसिपेटरी बेल की जब एप्लीकेशन फाइल की थी तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी अपनी एक एप्लीकेशन फाइल्ड हस से मीन्स एक तरह का रिप्लाई था वो फाइल किया था, और पाया कि जो पैराग्राफ नंबर 4 का तो जो ग्राउंड्स थे उन्होंने एप्लीकेशन को अपोज किया था, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा था कि जो अवर्मेंट्स थी मीन्स रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा था कि जो उनकी जो वाइफ है उनके लिस्ट रिलेशनशिप है विद सो एंड सो के साथ वो सही नहीं है, गलत है, और इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करने के बाद ये चीज पाई गई वो गलत है। और जो काउंसिल अपेयर हुए थे एप्लीकेंट, अब यहाँ पर जो काउंसिल अपेयर हुए एप्लीकेंट के मीन्स जो फादर इन लॉ के जो एप्लीकेंट है उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में आ गया है कि जो कंटेंशन थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 की मीन्स जो उनके सन लॉ की जो कंटेंशन थी कि उनकी जो वाइफ के इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं सो एंड सो के साथ, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉल्स पाए गए थे, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने उसके बाद भी कंटिन्यू मीन्स एलिगेशंस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में कंटिन्यू बार बार वही मेंशन करते रहे, और फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट, इसी कोर्ट में जो थी वो एप्लीकेशन फाइल की थी उसमें भी फाइल करते रहे, और पैराग्राफ नंबर सो एंड सो में मेंशन किया था, उस एलिगेशन को रिपीट भी किया था, और इसी के बेसिस पे जो एलिगेशंस थी वो काफी फॉल्स थी, एब्सोल्युटली फॉल्स थी और डिफेमेटरी था। उसके बाद कोर्ट को मिसलीड भी किया था, और इसकी वजह से इंटरिम प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट कर दी गई थी, और साथ में ये सबमिशन दिया कि जो अवर्मेंट्स और सबमिशंस जो दिए गए थे मीन्स उनके जो सन इन लॉ ने दिए थे बिफोर दिस कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट में, तो वो पैराग्राफ नंबर 3 में उसका जो एलिगेशंस थी वो मेंशन की गई थी, ऑर्डर आया था जो मीन्स जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो दिया गया था उसके ऑर्डर में भी कोर्ट ने उस एलिगेशंस को मेंशन किया था। अब यहाँ पर सबमिशन ये फाइनल सबमिशन दिया था कि जो बार बार ब्लंटली फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए जो कि रिकॉर्ड्स से कॉन्ट्रेरी था मीन्स रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट मीन्स अपोज में था, और ये जो एप्लीकेशन को उन्होंने ओथ में जो है वो स्टेटमेंट दी है मीन्स उन्होंने अफर्म्ड किया उस स्टेटमेंट को ओथ में, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन फाइल होती है उसमें वेरिफिकेशन होती है, इस पे कई वीडियो भी बना चुके हैं हम, तो क्योंकि अब जरूरी नहीं कि विटनेस बॉक्स में आना जरूरी है, अगर स्टेटमेंट अगर एप्लीकेशन के अंदर भी मेंशन की गई या ओथ में की गई है, साथ में जहाँ एफिडेविट लगाई गई है तो वो भी ओथ में ही समझा जाएगा उसको। तो इसलिए जो ऑफेंस था कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 193, 196, 199, 200 और 209 जो है वो बन रहा है इसमें। तो ये उनकी सबमिशंस थी, और सबमिट से ये कहा कि जो इंक्वायरी है 340 सीआरपीसी के अंदर वो इनिशिएट की जाए रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि सेक्शन 195 सब पार्ट बी, सब पार्ट 1 सब पार्ट बी जो है अट्रैक्ट होता है, जो ये सेक्शन 195 सब पार्ट बी होता है कि ये दूसरी कोर्ट्स में एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती, क्योंकि जहां ऑफेंस हुआ है उसी कोर्ट की जो बस पावर होती है कि वो उस पे कॉजनेंस ले जो मींस जो आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करके बाकी 195 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी जो ये कहता है कि बार ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द अदर कोर्ट, दूसरी कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट की जा सकती। तो इस स्टेज पे रेफरेंस भी दिया गया डिसीजन का, जो लंदन सिंगल जज का डिसीजन था, उस जजमेंट का नाम बताया गया है सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सर्गी ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन्स प्रिवेंशन एंड अदर्स, रिपोर्टेड जो हुई थी 2013 मींस ऑल एमआर सब पार्ट 1 153। उसमें भी ये कहा गया था कि जो प्रोसीडिंग्स थी 340 सीआरपीसी में सिर्फ प्राइम फेशिया ओपिनियन की ही रिक्वायर्ड होता है। तो मींस अगर एलिगेशंस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट से ये प्राइम फेशिया एस्टेब्लिश्ड हो रहा है कि इस व्यक्ति ने फॉल्स अवर्मेंट्स दिए हैं, तो ऐसी स्टेज पे जो है प्राइम फेशिया केस अगर बन रहा है तो फिर इसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो ऐसे में ही इस जजमेंट पर उन्होंने रिलाई किया। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिगेशन जो थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो पैराग्राफ नंबर
8 थी अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो फाइल की थी ट्रायल कोर्ट में, कि उसमें बताया था कि जो उनकी जो वाइफ के अफेयर है एक व्यक्ति के साथ, जो कि ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो रिपोर्ट भी थी सो एंड सो डेट को फाइल की थी। अब यहाँ पे नोट करते हैं कि जो रिपोर्ट जो फाइल की गई थी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में फाइल की गई थी बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, उसके बाद भी जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने की, एंड जो एलिगेशन जो थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मींस मेंशन की थी, तो उसके बाद भी बोला है कोर्ट ने कि ही कंटिन्यू टू मेक सच एलिगेशन। तो बार बार वो व्यक्ति जो है बार बार एलिगेशन लिखते रहे, और इन एबीए नंबर सो एंड सो बिफोर दिस कोर्ट एंड पैराग्राफ नंबर 8 and 11 ऑफ दिस कोर्ट हैज रिपीटेड द सच स्टेटमेंट एलिगेशन, बार बार स्टेटमेंट को रिपीट भी किया। तो ये रिकॉर्ड फर्दर ये इंडिकेट करते हैं कि जो जब ग्रांट हुई थी इंटरिम रिलीफ को, इंटरिम रिलीफ दी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, तो ही कंटिन्यू टू मेक मींस उन्होंने फायदा भी लिया उस एलिगेशंस को लिखने से। तो उसके बाद भी अगर उन्होंने फायदा लेने के बाद भी मींस जो फायदा मिला था उनको, तो कोर्ट ने कहा कि अगर पहले से ही उनको पता था कि यस अवर्मेंट फॉल्स है, उसके बाद भी कंटिन्यू टू मेक द फॉल्स अवर्मेंट बिफोर दिस कोर्ट टू दिस इफेक्ट की जो अब कोर्ट ने भी उस उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी मींस जो एलिगेशंस थी अवर्मेंट्स थी, वो उन्होंने अपने कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में भी पैराग्राफ नंबर 3 था उसके ऑर्डर में भी मेंशन कर दिया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि प्राइम फेशिया अपीयर्स होता है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक फॉल्स स्टेटमेंट जो दी है अपनी जो एबीए नंबर सो एंड सो थी उसमें फॉल्स स्टेटमेंट दी है। तो ऐसे में ये केस जो बनता है फाइलिंग कंप्लेंट अंडर 340 सीआरपीसी रीड विद 195 फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो केस बन रहा है, जो कि स्टेटमेंट जो दी गई थी वो कॉन्ट्रेरी टू द रिकॉर्ड थी, रिकॉर्ड के अगेंस्ट में थी, क्योंकि उन्होंने ट्रू और करेक्ट फैक्ट्स नहीं मेंशन किए थे। अब ये कोर्ट जो प्राइम फेशिया ओपिनियन ये देती है कि जो ऑफेंस है contemplated under sections जो इंडियन पिनल कोड का है, फॉल्स अवर्मेंट्स 196 199 फॉल्स डिक्लेरेशन 209, तो ये कमिट किया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने। अब एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि इंक्वायरी जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा चलाई जाए जिनकी जुरिस्डिक्शन है। तो इसलिए अब कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस दिए, क्योंकि चूंकि मैटर जो एप्लीकेशन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। इस ऐसे में सिर्फ रजिस्ट्रार की पावर होती है कि जो जुडिशियल पार्ट 2 के जो रजिस्ट्रार इन्होंने डायरेक्शन दी कि रजिस्ट्रार जो है जुडिशियल के जो अटैच है इस कोर्ट में, कि वो एक एप्रोप्रिएट कंप्लेंट है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष वो फाइल करें जिनकी जुरिस्डिक्शन है अंडर सेक्शन 195 सब पार्ट 1B ऑफ द सीआरपीसी, और ताकि वो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास ये सबमिट कर सके जिनकी जुरिस्डिक्शन है। और फिर फर्दर डायरेक्शन दी कि लर्नेड मजिस्ट्रेट जो होंगे वो प्रोसीड करेंगे इस मैटर को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अनइन्फ्लुएंस्ड, मींस जो ऑब्जर्वेशन दिया कोर्ट ने उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उनको बस जो है अकॉर्डिंग्स विद द लॉ जो है उसको डिस्पोज करना है। ये एप्लीकेशन जो थी वो अलाउ कर दी थी। तो ये जजमेंट थी माननीय कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।